जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज के इस खास कार्यक्रम में एक बार फिर से हमारे शो पर मौजूद है पीवीआर नरसिम्हा राव जी। वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं और वैदिक एस्ट्रोलॉजर .org वेबसाइट भी है, आप उनकी वेबसाइट भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार अंबर जी, जय हिंद। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और जिस तरह में ऑफ कोर्स क्योंकि हम जो ट्रेंडिंग रिपोर्ट्स एंड टॉपिक्स होते हैं उस पर बात करते हैं, तो आज फिर से मैं आपसे बहुत सारे सवाल लेकर आई हूँ। और सबसे पहले एक मीडिया रिपोर्ट आती है, उसको मैं स्क्रीन पे शेयर भी करती हूँ। उसके पहले दर्शकों को लगे कि कोई हम स्पेक्यूलेशन कर रहे हैं, ये मीडिया रिपोर्ट आती है। और इस मीडिया रिपोर्ट के आधार पर मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि क्या वेस्टर्न मीडिया में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो है उनकी हेल्थ को लेकर स्पेकुलेशंस हो रही हैं, अगर अगले कुछ सालों में ऐसा कुछ होता है तो रशिया में जो लीडरशिप चेंज होती है तो उसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या होगा? और अगर पुतिन पावर में नहीं रहते तो रशिया की इंटरनल पॉलिटिक्स में, फॉरेन पॉलिसी डायरेक्शन में किस तरह के बदलाव आएंगे? चाइना रशिया की जो मजबूरी है, क्या उसका फायदा उठाकर अपना जो इन्फ्लुएंस है उसको बढ़ाएगा? कैसे ओवरऑल इस को आप देख रहे हैं, क्या कुछ होने वाला है? मुझे लगता है कि पुतिन जी की कुंडली, एग्जैक्ट कुंडली अवेलेबल नहीं है, मगर उनका डेट ऑफ बर्थ अवेलेबल है। वो वृषभ राशि के हैं और उनका साढ़े साथी शुरू हो जाएगा अगले साल में, जून 2027 में साढ़े साथी शुरू होगा। इसलिए आने वाले 7 साल उनके लिए खतरनाक हो सकते हैं, मगर अभी तो उनका वक्त अच्छा है। और क्योंकि पुतिन जी की कुंडली, एक्यूरेट कुंडली अवेलेबल नहीं है, हम रशिया रूस की कुंडली को देख सकते हैं। उसे मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई खतरा है पुतिन जी को, या पुतिन जी के लीडरशिप को कोई खतरा है आने वाले 1-2 सालों में। ये जो मीडिया में रिपोर्ट्स चल रहे हैं, ये शायद कंफ्यूज करने के लिए, शायद अपोजिशन को वीक करने के लिए इन्हें इंस्टॉल किया गया है। मुझे नहीं लगता है कि पुतिन जी को कोई खतरा है आने वाले 1-2 सालों में, मगर क्योंकि साढ़े सात ही 7 साल तक चलेगी, इस दशाब्द के अंत तक कुछ हो सकता है। क्योंकि 2030 के करीब आसपास जब मैं रूस के एनुअल चार्ट्स को देखता हूँ तो कुछ खतरा नज़र आता है, मगर अभी तो आने वाले साल में मुझे ऐसा नहीं लगता है। मगर कुछ कुछ प्रॉब्लम तो होगा उनको, मगर वो जानलेवा नहीं होगा शायद। ओके, लेकिन वो शी जिनपिंग के लिए भी इस तरह की रिपोर्ट्स आती है कि उनकी सेहत ठीक नहीं है और वो है नहीं, उनकी बॉडी डबल है, बहुत सारी चीजें। तो वो कितना लंबा जीने वाले हैं अगर चाइना सपोजिटली इस तरह की प्रिपरेशन कर रहा है? और उनके बाद उन चाइना का क्या? उनका तो जन्म राशि भी पता नहीं है, मगर चीन की कुंडली को देख के मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वक्त है, ये चीन में टॉप लीडरशिप में कुछ बदलाव लाने के लिए ये कंड्यूसिव है, ये हो सकता है। मगर मैं और कुछ नहीं कह सकता, मगर क्योंकि बहुत सारा डाटा नहीं है यहाँ। जी। ओके। मगर एक और बात, जी जी जो भी प्लीज। हो चीन का लीडर, शी जिनपिंग कंटिन्यू करे या और कोई आ जाए, चीन तो पावरफुल रहेगा। चीन के लिए आने वाले कुछ साल पावरफुल टाइम है, मगर ऐसा समय है कि चीन का इकॉनमी कुछ ट्रबल्स फेस करेगा और चीन में कुछ लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे और उसे कंट्रोल में रखने के लिए कुछ मिसएडवेंचर्स करने लगेंगे। ये सब आने वाले सालों में होगा। और चीन तो अभी कमज़ोर होने वाला नहीं है। चीन चीन की जो मजबूती है वो बढ़ता जाएगा। इसलिए इवन इफ शी जिनपिंग को कुछ हो जाए, चीन तो स्ट्रांग ही रहेगा। और सिमिलरली रूस को लेंगे तो मेरा मानना है कि पुतिन जी रूस को कंट्रोल करेंगे कुछ और साल तक, मगर रूस भी बहुत मजबूत रहेगा। और चीन रूस का जो एक्सिस है वो यूएस से टक्कर लेते हुए दुनिया को वर्ल्ड वॉर तक बेसिकली ले जाएगा आने वाले सालों में। सितंबर में नई दिल्ली में भारत के अंदर ब्रिक्स समिट होने जा रहा है। क्या इस समिट से ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर में कोई बड़ा बदलाव हमें देखने के लिए मिलेगा? क्या जो ब्रिक्स कंट्रीज
सीबीडीसी बेस्ड जो इंटरबैंक सेटलमेंट सिस्टम है यूज करके डॉलर डोमिनेंस को चैलेंज कर सकती हैं? करने की कोशिश तो करेगी, मगर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अब उनकी बारी अभी आई है और यूएस डॉलर का जो डोमिनेंस है सारी दुनिया पे, उसे चैलेंज करने की कोशिश तो ज़रूर करेंगे और चीन हुँ। जिसे बहुत पुश करेगा, मगर ये कामयाब नहीं रहेगा। भारत और जो दूसरे देश हैं, वो कुछ सपोर्ट देने का नाटक करेंगे, मगर ये कुछ आगे नहीं बढ़ेगा और यूएस का डॉलर उसका डोमिनेंस जो है वो अभी चलता रहेगा, मगर कुछ साल के बाद सिचुएशन बदलेगा, पर अभी तो यूएस का अपर हैंड है, चीन का नहीं। तो मतलब डी-डॉलराइज़ेशन की जो बात होती है, वो अभी एक स्लोगन ही रहेगा, अभी तक कोई मतलब स्लोगन ही प्रैक्टिकल रहेगा, रियलिटी नहीं लोगों बन रहा है। को ऐसा पिक्चर बनेगा कि कुछ हो रहा है, कुछ बड़ा हो रहा है, बड़ा बदलाव आने वाला है, मगर ये सब ऑन द सरफेस रहेगा और व्हेन इट मैटर्स डॉलर का डोमिनेंस चालू रहेगा कुछ साल तक। ओके, तो मतलब ब्रिक्स को जो हम चर्चाएँ थी, रिपोर्ट्स थी कि ब्रिक्स जो है फ्यूचर में आईएमएफ और स्विफ्ट जैसा कोई वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम का कोई अल्टरनेटिव ला सकता है, वो लाने में समय लगेगा मतलब हम ये कह सकते हैं। बहुत सारा समय लगेगा और वो आने तक ब्रिक्स का भी सीन बदल जाएगा। ब्रिक्स में जो एकता अभी देखने को मिलती है, वो शायद नहीं रहेगा आने वाले सालों में। इसलिए मुझे ऐसा मुझे बिल्कुल यकीन है कि डॉलर गिर जाएगा, मगर अभी नहीं, कई साल लगेंगे और डॉलर के डोमिनेंस को कम करने की कोशिश ही 2030 में कुछ बड़ा युद्ध लाएगा बेसिकली। ये रूट कॉज़ होगा, ये जड़ होगा उस युद्ध के लिए, मगर अभी तो ये सब डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट कंट्रीज उनका एजेंडा डिफरेंट डिफरेंट एजेंडा है। रूस का डिफरेंट एजेंडा है, भारत का डिफरेंट एजेंडा है, चीन का डिफरेंट एजेंडा है। वो सब अलग दिशाओं में पुल करते रहेंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यह है कि यूएस चुप नहीं बैठेगा। यूएस इन सब देशों को बेसिकली कॉर्नर करके उन पे कुछ दबाव डाल के अपने डोमिनेंस को जारी रखने के लिए यूएस पूरी कोशिश करेगा आने वाले महीनों में। इसलिए अभी कुछ देखने को नहीं मिलेगा, मगर बहुत सारा नाटक होगा, मगर ऑन द ग्राउंड नथिंग होगा अभी। कई साल लगेंगे उसके लिए। ओके, अमेरिका को लेकर कई सारे और बड़े सवाल हैं क्योंकि मार्केट और एआई बबल और उसको जो हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर में जो वैल्यूएशन बबल को लेकर सवाल आ रहा है उसकी रिपोर्ट मैं यहाँ पे लगा भी देती हूँ। आपको को क्या लगता है कि अभी वो मार्केट में वो बबल बन चुका है जिस को लेकर एआई बबल की बात हो रही है? अमेरिकन स्टॉक मार्केट की हम बात करते हैं तो मार्केट जो कैपिटलाइजेशन है वो लगभग 70 जो बिलियन डॉलर है उसके आसपास है। क्या 100 ट्रिलियन तक ये पहुंच सकता है 75 ट्रिलियन से? मैं संख्याओं में बात नहीं कर सकता हूँ, मगर एक बात कह ओके, सकता हूँ कि एआई जो है, 2 बातें एक ही टाइम पे सच हैं। एक बबुल ओके, है, मगर ये एक बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी है। ये एक बात मैं कहना चाहूँगा, प्लूटो जब धनुष, मकर और कुंभ में आता है, वो हुँ, लगभग 60 साल का समय जो होता है, तब बड़े चेंजेस आते हैं दुनिया में। ओके, और पिछले बार ये हुआ था रफली 248 इयर्स बैक, वो 1770, 1780, 1790 तब हुआ था ये ट्रांसिट प्लूटो का। और तब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था, जो वर्ल्ड एग्रीकल्चरल इकोनॉमी से इंडस्ट्रियल इकोनॉमी का ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ है दुनिया में, वो उस वक्त हुआ था। अब उस तरह का कुछ बड़ा बदलाव दुनिया में पिछले 5 साल और आने वाले रफली 60 साल में आने वाला है। इससे मुझे लगता है कि ये जो है, ये बदल डालेगा आने वाले बेसिकली जस्ट लाइक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ब्लू कॉलर वर्क को जैसे मशीन्स ये सब बदल डाला था, यही व्हाइट कॉलर वर्क को बदल डालेगा। इसलिए आने वाले कुछ दशाब्दों में बड़ा चेंज होने वाला है और ये जो है, ये रहने वाला है। ये एक बबुल फट के बेसिकली जाने वाला नहीं है, यही रहने वाला है और ये दुनिया को बदलने वाला है। मगर
अभी नहीं हो रहा है। जो भी अब लोग कर रहे हैं, ये पहला इंस्टॉलमेंट है। कुछ आइटरेशंस रहेंगे और उनके बाद ये बेसिकली दुनिया को बदल डालेगा, मगर अभी तो थोड़ा-सा बबल ज़रूर है। कंपनीज़ ऐसा ऐसा समझ रहे हैं कि वो एआई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके लोगों को निकाल सकते हैं और एआई बिल्कुल उन्हीं की तरह परफ़ॉर्म करेगा। हुँ। ये अभी नहीं है, मगर ये होगा। मगर आने वाले 2-3 साल में नहीं होगा, ये आने वाले कुछ दशाब्दों में होगा। इसलिए शॉर्ट टर्म में एक बबल है और ये बबल आने वाले 2 सालों में ये फट सकता है। मगर लॉन्ग टर्म में जो विज़नरी लीडर्स हैं, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये सब रिटर्न्स लाएगा और ये दुनिया को बदल डालेगा। और लोगों को जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री और ऐसे टेक, बिग इंडस्ट्रीज़ टेक। जहाँ बिग टेक और बहुत सारे व्हाइट कॉलर जॉब, जहाँ वो टेक जॉब्स नहीं है मगर उनको एआई रिप्लेस कर सकता है। जो लोग इन इन करियर्स में हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि कैसे हम अडॉप्ट कर सकते हैं या एआई इवॉल्व्स ओवर द आने वाले 10-20 सालों में एआई इवॉल्व करता रहेगा और उनको अडॉप्ट करते रहना पड़ेगा। अदरवाइज़ लोगों को काम ढूँढना पड़ेगा। इसलिए शॉर्ट टर्म में तो बबल बस्ट होने वाला है, मगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट जारी रहेगा। इस तरह रहेगा कर्व। जी। अच्छा, हम बिग टेक की बात करें तो क्या इलॉन मस्क और इस तरह की जो बिग टेक कंपनीज़ हैं, वो ग्रीनलैंड जैसे जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं, उसमें फ्यूचर टेक सिटीज़ या इस तरह का कुछ डेवलप कर सकते हैं? और बिग टेक कंपनीज़ की हम बात करते हैं तो करंट वैल्यूएशन पे भी उसपे बात होती है, उसपे तो आपने बताया ही। बाकी आगे मैं भारत को लेकर सवाल पूछूँगी। अभी आपको जो सवाल पूछा उसपे मैं आपसे जानना हाँ, चाहती हूँ कि क्या देख पा रहे हैं? ग्रीनलैंड एक स्ट्रैटेजिक जगह है दुनिया में और मुझे लगता है कि आने वाले एक्चुअली इस जुलाई के बाद समय शुरू हुआ। यूएस और हुँ, नेटो के बीच में ग्रीनलैंड को लेके कुछ नेगोशिएशंस ये शायद अभी हो रहे हैं। मगर आने वाले 1 एंड हाफ ईयर्स में इस जुलाई से लेके 2027 अंत तक कुछ होगा ग्रीनलैंड को लेके और यूएस का वहाँ स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट होगा, यूएस का वहाँ बेस और वहाँ उस जगह पे कुछ कंट्रोल यूएस का डेवलप होगा आने वाले 1 एंड हाफ ईयर्स में। और ये भी ये भी बिल्कुल संभव है कि बिग टेक कंपनी जो एआई में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, वो ग्रीनलैंड में कुछ बेसेस बनाए। इसलिए ग्रीनलैंड में बहुत सारा होने वाला है आने वाले ईयर एंड हाफ में। 2 वजह होंगी, एक होगा यूएस का डिफेंस और दूसरा होगा यूएस का कॉमर्स और एक्चुअली तीसरा होगा अ, लॉन्ग टर्म टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो यूएस के लिए स्ट्रैटेजिकली बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके। अमेरिकन मार्केट तो हम देखते हैं कि प्रेज़िडेंट ट्रम्प जो है वो वीकेंड पे फ्राइडे को कुछ सोशल ट्रुथ सोशल पे कुछ लिखते हैं, मार्केट हिल जाती है और ये एक पैटर्न सा हमें नज़र आ रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है जो कि अमेरिकन मार्केट्स की जो मूवमेंट है, उसका इंडियन स्टॉक मार्केट पे आप कितना असर, क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? सारी दुनिया पे असर होगा, जो भी अमेरिका में होता है उसका असर सारी दुनिया पे होगा और हुँ, अनफॉर्चुनेटली ये 2026 का दूसरा हाफ जो है और 2027 का पहला हाफ, ये इकॉनमी के लिए बहुत ही खतरनाक समय है। यहाँ ये करेक्शन भी आ सकता है, मगर अब तक इकॉनमी अच्छी तरह टिक रहे है, इसलिए आई क्रॉस फिंगर्स कि ऐसा नहीं होगा। मगर एस्ट्रोलॉजिकली, प्योरली एस्ट्रोलॉजिकली स्पीकिंग, आने वाला साल कुछ खतरनाक है इकॉनमी के लिए। मगर जैसे मैंने पहले भी कह चुका हूँ पिछले वीडियो में, भारत का इकॉनमी जो है वो सारी दुनिया की इकॉनमी से थोड़ा-सा बढ़ के परफ़ॉर्म करेगा। मगर अगर सारी दुनिया स्ट्रगल कर रहा है तो भारत भी स्ट्रगल करेगा। ओके। गोल्ड सिल्वर प्राइस आपको कहाँ जाते हुए नज़र आ रहे हैं? हाँ, मुझे लगता है कि गोल्ड और सिल्वर शॉर्ट टर्म में फ्लक्स हो सकता है, मगर लॉन्ग टर्म में तो आने वाले कुछ साल तक चाँदी और सोना जो है उनका दाम बढ़ता जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि वो सेफ इन्वेस्टमेंट्स हैं आने वाले सालों में। ओके, तो मतलब ये कह सकते हैं कि आने वाले सालों के लिए सेफ बेट ये ये इन्वेस्टर्स सेफ के बेट लिए। रहेगा, सेफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहेगा। अगर आप डे ट्रेडर बन जाते हैं तो चाँदी और सोना में कुछ ट्रबल हो सकता है, मगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, खरीद के टिके रहते हैं तो ये सेफ बेट है आने वाले सालों में।
क्योंकि ओके। एक बात मैं कहना चाहूँगा, जो हम युद्ध का माहौल देख रहे हैं दुनिया में, मिडल ईस्ट में, यूक्रेन में और बहुत बहुत सारे जगहों में, ये सब अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, कुछ कुछ पीस डील हो सकता है यहाँ, वहाँ या यहाँ, मगर लॉन्ग टर्म ट्रेंड इस दुनिया में युद्ध बढ़ते जाएँगे और 2030, 2031 तक ये पीक लेवल रीच हो जाएगा। इसलिए ये प्रेशियस मेटल्स के लिए बहुत अच्छा समय होगा। ओके। अब थोड़ा-सा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे आते हैं, भारत की बात हाँ, करते हैं। भारत के अगर हम ऑपोज़िशन की बात करते हैं, तो ऑपोज़िशन पिछले कई टर्म से जो है, वो काफ़ी कोशिश कर रहा है, कुछ ग्राउंड वो उनको वो थाम पाएँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा, ना वो जनता को समझ पा रहे हैं, ना ही ग्राउंड पे उतरते हैं। इस रूम में बैठने वाले लोग हैं। ख़ैर, तो आपको क्या स्थिति नज़र आ रही है कि भारत की जो ऑपोज़िशंस हैं, पार्टीज़ हैं, उनका क्या होने वाला है? और कौन-सा ऐसा कारण या रीज़न हो सकता है जो बीजेपी संघ की लीडरशिप को फ्यूचर में चैलेंज ला सकता है? और साथ ही एक और सवाल मैं ऐड कर देती हूँ, धर्मेंद्र प्रधान के इश्यू को लेकर सोनम वांगचुक और ये दीप और ये सारा कुछ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या ये आने वाले जो यूपी इलेक्शंस और जो कई सारे और स्टेट में इलेक्शन तो उससे कुछ चैलेंज पैदा कर सकते हैं? अगर आप पिछले 2-3 साल में जो हुआ भारत को उसे देखेंगे तो, जो भी ऐसा लगता है कि ये विपक्ष को लीड करेगा, विपक्ष का बड़ा लीडर होगा या होगी, हुँ, वो कमज़ोर पड़ रहे हैं। ममता जी को देखिए, लोगों ने समझा था कि हुँ, वो प्रधानमंत्री बन सकती हैं और वो गिर गई, और उद्धव ठाकरे गिर गए। इस तरह जो भी खतरा साबित हो सकता है, उन्हें अमित शाह जी और बीजेपी का जो यंत्रांग है, वो उन्हें गिरा रहे हैं। अ, ये मगर ये एक्चुअली भाजपा के लिए और मोदी जी के लिए ये अच्छा समय नहीं है। पिछले सितंबर से लेके इस सितंबर तक, 2026 सितंबर तक का जो समय है, ये इनके लिए थोड़ा-सा बुरा वक़्त है। ये ऐसा वक़्त है जब वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार देंगे। मगर ये उनका भाग्य है कि कोई विपक्ष का कोई ऐसा नेता नहीं है जो इतना मजबूत है कि वो उन्हें लीड कर सकता है और उनको रिप्लेस कर सकता है। मगर वो कुछ मिस्टेक्स कर रहे हैं, कुछ गलतियाँ कर रहे हैं। उनका एडवांटेज नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन, उसका एडवांटेज कौन ले सकता है? और विपक्ष को ये एक साथ करके जो उनको लीड कर सकता है भाजपा भाजपा को गिराने के लिए, बिल्कुल राहुल गांधी नहीं है। उनका तो अच्छा वक़्त जो था वो निकल गया 2024 में। अब तो मुझे सरप्राइज़ नहीं होगा अगर कांग्रेस में ही बात शुरू होगी कि उन्हें निकाल के और कुछ नेता को इंस्टॉल करे तो कांग्रेस का भाग्य बदल जाएगा। ये हो सकता है आने वाले महीनों में। इसलिए राहुल गांधी का कोई सीन नहीं है। और जैसे हमने बात की, ममता जी वो गई, वो फिर से उठ के आने वाले नहीं हैं, बिल्कुल नहीं है। और उद्धव ठाकरे, अखिलेश सिंह यादव, इन इन सब लीडर्स का उतना सीन नहीं है। मुझे लगता है, जब मैं ये सारे अपोज़िशन लीडर्स को देखता हूँ, तो एक नाम मेरे 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 मन में आता है, अरविंद केजरीवाल। लोगों ने समझा 2 साल पहले कि वो ख़त्म हो गए हैं, मगर जब मैंने प्रेडिक्ट किया था 2021 में कि वो जेल जाने वाले हैं, 2025 में हारने वाले हैं दिल्ली, तब मैंने ये भी प्रेडिक्ट किया था कि 2026 अगस्त और 2027 अगस्त के बीच में वो फिर से राइज़ होंगे। वो 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 ख़त्म नहीं हुए ममता जी की तरह, वो ख़त्म नहीं हुए। उनका समय आने वाला है। और जो जो हम देख रहे हैं सीजेपी और सोनम वांगचुक ये जंतर-मंतर में जो जंतर-मंतर हो रहा है, अगर ये हम देखते हैं तो ये सीजेपी जो है, ये बाहर के कुछ पावर्स, कुछ शक्तियाँ जो राहुल गांधी को अगला प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो शायद समझ गए कि ये कुछ नहीं होने वाला इससे, और ये एक नया विपक्ष पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। सीजेपी एक, और जब उनके प्रोटेस्ट हुए थे कुछ महीने पहले, कुछ ने लोग नहीं आए थे, लोगों ने कहा ये फ्लॉप शो है, मगर तब मैंने कहा था डोंट टेक देम ईज़ी, क्योंकि जुलाई के अंत में और अगस्त के शुरू में ये बहुत ही खतरनाक समय है भारत के लिए और नरेंद्र मोदी जी के लिए और बीजेपी के लिए। और ये जो हम देख रहे हैं सोनम वांगचुक का जो उनका हंगर स्ट्राइक। हंगर स्ट्राइक जो है, और सीजेपी का जो जंतर मंतर में शो चल रहा है, ये सब बेसिकली ऐसे समय पे आ रहा है जब
भारत की कुंडली में मार्स मारक मंगल के एग्जैक्ट लॉन्गिट्यूड को राहु देख रहा है, अभी कुछ दिनों में देखने वाला है, इसलिए ये बहुत ही खतरनाक समय है। इसलिए वो उन्हें सीरियसली लेना है, उन्हें इजी इजी नहीं लेना है। मगर इस सितंबर के बाद मोदी जी का अच्छा साल आने वाला है, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये ऐसे मोड तक पहुंचेगा कि कुछ लगेगा कि कुछ एनार्की हो जाएगा, कुछ प्रोटेस्ट हो जाएंगे। और बात यह है कि जिस बात पे वो हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं उसमें कुछ ऐसी बात है जो लोग उससे रिलेट कर सकते हैं, लोग सपोर्ट कर सकते हैं। इसलिए जो भी बाहर के पावर भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि कुछ-कुछ बात है इस वक़्त पे। मगर लॉन्ग टर्म फैक्टर्स को देख के मुझे नहीं लगता है कि ये सफल होगा। इसलिए मुझे लगता है कि अमित शाह जी जो हैं, भाजपा जो है, वो कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेंगे आने वाले महीनों में, और इसे रोक लेंगे। इसे बड़ा एनार्की और बड़ा नेशनल लेवल मूवमेंट बनाने से रोकने में कामयाब होंगे। मगर अगस्त पहले हफ्ते तक बेसिकली सेंसिटिव समय है। उसके बाद ये सब फिज़ल आउट हो जाएगा, मगर तब तक केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा। मगर मुझे लगता है कि ये जो मूवमेंट है सीजेपी और ये सोनम वांगचुक का हंगर स्ट्राइक, इसका एडवांटेज अरविंद केजरीवाल ले सकेंगे पंजाब के इलेक्शंस में, और इन जनरल अपने नेशनल पॉलिटिकल करियर को रिवाइव करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी इसे शायद यूज़ कर लेंगे। और वो एक आदमी है विपक्ष में जिनके बारे में भाजपा को डरना चाहिए, क्योंकि ये फिर से उठ सकते हैं, फिर से मजबूत बन सकते हैं, और कई पार्टियों को इकट्ठा करके एक कोएलिशन को खड़ा कर सकते हैं आने वाले इलेक्शंस तक। इससे ये वो एक नाम है जिसे मैं वॉच करूंगा आने वाले सालों में। जी। आप भारत के कुछ फ्यूचर लीडर्स को लेकर मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। हाँ। मैं कुछ नाम लूँगी, आप उनमें से बताइएगा कि आने वाले जो कुछ डिकेड्स रहेंगे 10-20 सालों में भारत की जो नेशनल पॉलिटिक्स है, उसको कौन लीड कर सकता है? जिसमें एक तो के अन्नामलाई हैं, जो अब बीजेपी से रिज़ाइन कर चुके हैं। तेजस्वी सूर्या हैं, काफ़ी प्रॉमिसिंग नज़र आते हैं। रेवंत रेड्डी भी हैं, डीके शिव कुमार हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, सुवेंदु अधिकारी। कौन आपको लगता है कि जो भारत की नेशनल पॉलिटिक्स को लीड करेगा आने वाले 2 दशकों में या 2 से 3? डीके सर, रेवंत रेड्डी जी और तेजस्वी सूर्या, उनकी कुंडलियाँ मेरे पास नहीं हैं, उनके बारे में मैं बात नहीं कर सकता हूँ। मगर योगी जी जो हैं वो बिल्कुल प्रधानमंत्री बनने की काबिलियत रखते हैं, और वो प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। योगी जी का भविष्य बहुत अच्छा है, मगर वो बहुत देर तक नेशनल लेवल पे लीड नहीं करेंगे। वो कुछ देर तक लीड करके वो राजकीय संन्यास लेके और किसी को सौंपा देंगे। मोदी जी की तरह 3 टर्म के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। और अन्नामलई जी जो हैं, वो लोग शायद उनसे रूठ गए हैं, अभी संघ के लोग और भाजपा के लोग उनसे रूठ गए हुँ। हैं, और जो वो द्रविडियन पॉलिटिक्स कर रहे हैं, शायद उनका उसमें कोई रुचि नहीं है नेशनल ऑडियंस को। मगर ये सब टेम्पररी है। अन्नामलई जी बिल्कुल नेशनल लेवल पे लीड करने का और प्रधानमंत्री बनने का काबिलियत रखते हैं। वो उनमें उनमें वो उनकी कुंडली में वो ताकत है। और एक नया नाम आपने नहीं बताया, देवेंद्र फडणवीस। जी, उनकी कुंडली यस। में वो पावर है, वो भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं कभी न कभी, उनका चांस हुँ। है। और हिमंत बिस्वा शर्मा, उनकी कुंडली में बहुत ताकत है, मगर मुझे नहीं लगता है कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, मगर वो सेंटर को जाके एक पावरफुल मिनिस्टर बन सकते हैं हिमंत बिस्वा शर्मा जी। उनका भी बहुत पावरफुल छाट है, मगर शायद प्रधानमंत्री वाला छाट नहीं है। और रही बात शुभेंदु अधिकारी जी की, उनका एग्ज़ैक्ट बट टाइम नहीं पता है, मगर उनकी राशि कुंडली एक्यूरेट राशि कुंडली है, मगर दशांश, नवांश वो सब नहीं है, मगर उसके हिसाब से वो भी बहुत पावरफुल कुंडली है। मुझे लगता है कि शायद वो बंगाल को कई साल तक लीड करेंगे, कुछ टर्म्स तक बंगाल को लीड करके सेंटर में जाएँगे। क्या प्रधानमंत्री बन सकते हैं या नहीं, नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि एक्यूरेट बट टाइम नहीं है, मगर
उस राशि कुंडली में बहुत सारा पावर है, इसलिए वो भी बड़े लीडर बन के कई साल तक टिक सकते हैं, शुभेंदु जी। जी। एक और सवाल आपसे, ममता बनर्जी की हार के बाद क्या वेस्ट बंगाल में जो लेफ्ट पार्टीज हैं वो उभर कर आएंगी, उनका राइज हमें नजर आएगा, और बंगाल को हम इकोनॉमिकली और या डेवलपमेंट अगर हम देखें तो उसका हो पाएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स ममता बनर्जी की सरकार रही है और बंगाल काफी पिछड़ा रह गया, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं आया। तो वैसा ही जैसा कि गुजरात में है कुछ उस तरह का हम देख पाएंगे और बीजेपी लंबा चलेगी जिसकी वजह से। गुजरात एक अच्छा उदाहरण है, मगर उससे भी बेहतर उदाहरण है उत्तर प्रदेश। पश्चिम बंगाल यस। में जो होगा वो ऐसा रहेगा जो उत्तर प्रदेश में 2017, 2018, 2019 उस वक्त हुआ था, वैसा रहेगा पश्चिम बंगाल में। ये एग्जैक्ट एनालॉजी है। गुजरात तो डिफरेंट डिफरेंट मॉडल है, डिफरेंट, उनका पास्ट अलग इनफैक्ट था लेटेस्ट तो यूपी इज द लेटेस्ट। और लेटेस्ट है। और वहाँ जो जो डेवलप जो सर्कमस्टांसेस थे योगी जी आने से पहले, वो बिल्कुल पश्चिम बंगाल में उसी तरह की परिस्थितियां हैं, इसलिए ये वो एक अच्छा मॉडल है। मुझे लगता है कि आने वाले एक एक दो साल बहुत ही क्रूशल हैं वहाँ। बहुत बहुत सारे डेवलपमेंट्स होंगे वायलेंस को कम करने के लिए और एंटी सोशल एलिमेंट्स को कमज़ोर बनाने के लिए बहुत सारे स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। और उसी वक़्त इकॉनमी को डेवलप करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए और इंडस्ट्री को लाने के लिए भी कुछ कोशिशें की जाएँगी और वो सफल रहेंगी। और मुझे लगता है कि आने वाले 5 साल में पश्चिम बंगाल बहुत प्रोग्रेस बनाएगा। और ये भी शायद मुमकिन है कि शुभेंदु अधिकारी जी कई टर्म्स मुख्यमंत्री बन के रहेंगे, जैसे गुजरात में नरेंद्र मोदी जी ने किया था, उस तरह कई टर्म्स वो मुख्यमंत्री बन के रहेंगे। मगर एक अपोजिशन की ज़रूरत है और टीएमसी तो खेल खत्म, कि टीएमसी तो गायब है। इसलिए मुझे मुझे लगता है कि टीएमसी के कुछ टुकड़े, कांग्रेस के कुछ कुछ टुकड़े और कम्युनिस्ट पार्टीज के कुछ टुकड़े मिलके एक नया विपक्ष पैदा होगा अगले इलेक्शंस तक, 2031 तक एक नया विपक्ष पैदा होगा। और मुझे नहीं लगता है कि ये लेफ्टिस्ट विपक्ष होगा, ये सेंट्रिस्ट विपक्ष होगा, सेंट्रल लेफ्ट विपक्ष होगा। और इसके बहुत सारे हिस्से टीएमसी और कांग्रेस से आए होंगे। इसलिए कम्युनिज्म का राइज जैसे केरला में हुआ था, उस तरह कम्युनिज्म का राइज फिर से पश्चिम बंगाल में मुझे नहीं दिखाई देता है। मगर ये एक विपक्ष तो राइज होगा आने वाले सालों में। राजनीति में एक बड़ा बदलाव हम देखेंगे, एक फ्रंट वहां पर क्रिएट होगा। बिल्कुल। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका पीवी नरसिम्हा राव जी, आपने सभी सवालों के एक बार फिर से हमें जवाब दिए, और दर्शकों के बहुत सारे क्वेरीज होते हैं, सवाल होते हैं, और सब आपकी जो एनालिसिस होती है उसके लिए काफी इंतजार करते हैं। बहुत धन्यवाद आपका, आपने एक बार फिर से समय दिया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। धन्यवाद।